हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लास वेरिएबल्स के बारे में। अब इस बार हम बात करेंगे क्लास मेथड्स की एंड स्टैटिक मेथड्स की, कि क्लास मेथड्स क्या होती है, स्टैटिक मेथड्स क्या होती है, ठीक है। और वो हमने अब तक जो मेथड लिखी है उससे अलग कैसे होती है। तो हमने अब तक जो ये मेथड लिखी है सारी, जैसे कि ये फुल नेम या इन्फ्लेशन वाली, ये सब मेथड्स क्या करती है। तो ये मेथड्स किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में होती है, और क्योंकि ये इंस्टेंस के बारे में होती है इसलिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कुछ बार हमें ऐसी मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है जो पूरे क्लास पे काम करनी चाहिए। मतलब ऐसी मेथड्स जो सेल्फ को एज अ आर्ग्यूमेंट नहीं लेती, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि ऐसी मेथड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, और उसके बाद देखेंगे उसकी उस टाइप के मेथड का एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मली आपको एक डेकोरेटर ही लिखना पड़ता है जो है क्लास मेथड, ठीक है। तो क्लास मेथड डेकोरेटर लिखने से वो मेथड क्लास मेथड की तरह आएगी। फिर हम नॉर्मल मेथड की तरह उसका मेथड लिखेंगे। अब जैसे कि हमने इन्फ्लेशन रेट लिखा था 1.03, ठीक है। हम इन्फ्लेशन रेट को चेंज करने के लिए पूरे क्लास के लिए एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो करेंगे हम चेंज रेट, इन्फ्लेशन पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है, चलेगा। अब हम जैसे कि यहाँ तक सेल्फ को ऐसे पास करते आ रहे हैं, इसमें सेल्फ नहीं करना पड़ेगा, इसमें हम CLS पास करेंगे। अब वैसे CLS वर्ड भी सेल्फ की तरह ही है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, पर सब लोग CLS का यूज़ कर दे। अब आप कहेंगे कि क्लास सीधा क्यों नहीं, तो क्लास इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्लास वैसे भी कीवर्ड है यहाँ पे, इसलिए हम क्लास का यूज़ ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे CLS का यूज़ करते हैं। और फिर इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं तो हम रेट दूसरा डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। फिर CLS डॉट क्या आएगा हमारे पास, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू रेट कर दिया। तो ये हमारी क्लास मेथड डिफाइन हो गई। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम प्रिंट करवा के ही देखेंगे। प्रिंट करवा रहे हैं, पहले पूरा स्टूडेंट के लिए ही करवा देते हैं। ये सेव किया और ये रन किया, तो 1.03 था वो आ गया। अब हम इसे क्लास मेथड से चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए लिखा स्टूडेंट डॉट चेंज रेट, और CLS तो पास करवाना नहीं है क्योंकि वो तो क्लास है, वो अपने आप ले लेगा। अब हम जैसे कि सिर्फ 1% इन्फ्लेशन रेट कर देते हैं, तो मैंने लिखा 1.01 और फिर मैंने रन करवाया तो हो गया 1.01। तो इस तरह से हम क्लास मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये हमने स्टूडेंट लिखा, इसकी जगह अगर कोई इंस्टेंस पास करेंगे तो क्या होगा। तो उसको समझने के लिए हम ये प्रिंट करवा देते हैं ST1 और ST2 और ST3 के लिए भी, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ ST1, मतलब कि इंस्टेंसेस सारे लिख देता हूँ मैं, सॉरी। और ये हो गया ST3। अब मैं यहाँ पे जैसे कि ST1 के लिए ही सिर्फ चेंज करवा रहा हूँ, तो क्या होता है, तो उसके लिए भी करवाने पर भी हमारे पास सारा 1.01 ही आ गया। मतलब किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस पर आप क्लास मेथड कॉल करवाएंगे फिर भी वो पूरे क्लास पर ही ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से क्लास मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। अब एक और बात होती है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आपने ये इस एक चीज़ देखी होगी कि अब ये निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, कि ये हम जब भी क्लास को कॉल करवाते हैं तो हमारा इनिट जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है, और इस तरह से हमारा क्लास से एक इंस्टेंस बनता है, ठीक है। अब हर बार ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन पूरी मिले। जैसे कि कुछ बार हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से मिली और उसमें लिखा है जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है, जैसे कि से स्ट्रिंग बना देते हैं हॉवर्ड स्टार्क और फिर 5000 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नॉर्मली आपको इसे करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास इसमें 3 टोटल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। तो इसके लिए हमें स्प्लिट करवाना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक्सपेंस। और फिर कैसे करवाएंगे इसे, तो इसके लिए हमें स्प्लिट करवाना पड़ेगा, किस चीज़ से, तो कॉमा से, ठीक है। और फिर हमें ST4 बनाते हैं हम स्टूडेंट, और फिर ये हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं
फर्स्ट लास्ट एंड, ठीक है, और हम इससे प्रिंट करवा रहे हैं जैसे कि st4 डॉट क्या होता है हमारे में इसमें, ओके फर्स्ट st4 पूरा प्रिंट करवा के देखते हैं। ओके मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंट करवा के देखते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब इस तरह से बन रहा है। अब आप सोचिए कि आपके पास दो तरह की वैल्यूज़ आ रही है, कुछ वैल्यूज़ ऐसे आ रही है और कुछ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आ रही है, तो हर बार ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हर बार पूरे को इस तरह से स्प्लिट करो, हर चीज़ के लिए उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करो और फिर उससे पास करो, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि क्लास मेथड को एक तरह का कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ करेंगे, मतलब कि क्लास मेथड हम बनाएंगे डेफ और उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फ्रॉम का ही करो, पर ऐसा किया जाता है, ठीक है, परंपरा है, ऐसा कह दीजिए। फ्रॉम CSV से CSV में अगर आए तो क्या करना है, ठीक है, तो पहले तो हम CLS पास करवाएंगे और फिर जो स्ट्रिंग इनपुट है वो, तो स्ट्रिंग इनपुट अब क्या करना है, अब वही करना है ना कि जो यहाँ कर रहे थे पहले, कंट्रोल C, इनफैक्ट कंट्रोल X ही करना था तो निकाल दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिर डिफाइन कर रहा हूँ, तो ओह सॉरी F निकल गया आई थिंक। अब इन्फो लिखा है हमने, अब इन्फो को नहीं पर ये जो strinp मतलब कि इनपुट स्ट्रिंग है उसे करना है, ठीक है, और फिर हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमने क्या किया था, यहाँ नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर पास करवा रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे CLS है वो हमें पता है, तो इसके लिए हम फर्स्ट लास्ट पास रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इन्फो को यहाँ ऐसे ही रखता हूँ और फिर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ऐसे पास ही करवा दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट डॉट फ्रॉम CSV मेथड और फिर हमने करवाई इसमें से पास इन्फो, तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसमें भी फर्स्ट नेम प्रिंट करवा देता हूँ, चलिए मतलब ऑब्जेक्ट बन गया है तो वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें पता चल गया कि हमारे पास जो क्लास बनना चाहिए था वो बन गया, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टैटिक मेथड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होती है, स्टैटिक मेथड्स ऐसी होती है जो उस क्लास या उस इंस्टेंस के रिलेटेड कोई इनपुट नहीं लेती पर उनसे रिलेटेड होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट के लिए मार्क्स से पास हुआ या फेल हुआ वो इंपॉर्टेंट है, पर वो डायरेक्टली किसी इंस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए भी एक हम डेकोरेटर लिख देते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है, और फिर मैं इज पास नाम की मेथड बनवा रहा हूँ और उसमें से मार्क्स को मैं पास करवा रहा हूँ। अब रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, मतलब कि 33 से ज़्यादा मार्क्स है तो ट्रू करेगा वरना फॉल्स करेगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने किया, प्रिंट ही करवाना है हमें, स्टूडेंट डॉट इज पास। अब किसी भी स्टूडेंट के लिए मुझे चेक करना है कि मार्क्स, जैसे कि 32 मार्क्स है तो क्या होता है, तो हमने जैसे ही पास करवाया, ऊपर का भी प्रिंट हो रहा है, अभी एक सेकंड उसे निकाल देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। तो हाँ, ये आ गया फॉल्स कि 32 मार्क्स पे नहीं है। 34 करवाया, ट्रू। 100 करवाया, ट्रू। तो इस तरह से स्टैटिक मेथड्स का यूज़ होता है, ठीक है, कि ऐसी चीज़ जो अपना क्लास से स्टूडेंट्स उसके साथ रिलेटेड है पर उसमें इंस्टेंस या किसी स्पेसिफिक पार्ट के साथ आपको मैच नहीं करना पड़ेगा, मतलब CLS का यूज़ भी नहीं कर रहा है आपकी सीधा क्लास पास करे, सेल्फ जैसे का भी यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, इसे जितने आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनका ही सीधा यूज़ कर रहा है और उसी के हिसाब से उसे दिया गया आउटपुट दे रहा है। मतलब स्टैटिक मेथड एक नॉर्मल फंक्शन ही है जो क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, नॉर्मल मेथड होती है वो इंस्टेंस मेथड होती है जो सेल्फ यानी कि इंस्टेंस को पहला आर्ग्यूमेंट ले लेती है, जो
क्लास मेथड होती है वो पूरे क्लास को लेती है, उसके लिए हम CLS का यूज़ करते हैं बाय कन्वेंशन। और स्टैटिक मेथड ऐसी मेथड होती है जो क्लास से कुछ तरह से रिलेटेड होती है, इसलिए हम उसे क्लास के अंदर डाल देते हैं, बाकी वो नॉर्मल सा फंक्शन ही होता है, ठीक है। और वो खुद से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। और इस तरह से आप सारी मेथड्स के साथ काम कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम OOP इन पाइथन को और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।